डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो से समझा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। इसके अलावा आपने समझा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या हैं और उनके गुणों को भी जो है विस्तार पूर्वक समझा। आज हम इस चैप्टर का एक अगला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, वो है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव में एक जो है ऋणावेश लेते हैं, एक उतना ही धनावेश लेते हैं, और जब इन दो आवेशों को, इन दो विपरीत प्रकृति के समान मात्रा के आवेशों को जब हम परस्पर कुछ दूरी पर रख देते हैं तो हमें विद्युत द्विध्रुव प्राप्त होता है। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि दो विद्युत आवेश हैं जिनकी की प्रकृति विपरीत है, मात्राएं समान हैं और इनको परस्पर अति सूक्ष्म दूरी पर रखा गया है। तो इसको मैंने जो है यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है, निश्चित रूप से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत हैं, ऐसे आवेशों को परस्पर सूक्ष्म दूरी पर रखने से प्राप्त निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, ये एक ऋणावेश है, ये धनावेश है उतना ही, और हमने इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रखा है जिसको हमने 2a लिया गया है। अब हम इसको दूसरे तरह से समझते हैं कि हम किस तरह के जो है विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो परमाणु होता है उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक जो अणु बनाते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो साझे वाला इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या होता है कि क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लोरीन में ऐसा गुण है कि साझे वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण क्लोरीन पर जो है सूक्ष्म ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो जो है विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कुछ दूरी पर हैं और इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अणु जो है एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। क्या है कि जैसे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। अब ये साझे वाला इलेक्ट्रॉन बीच में न होकर के क्या है कि ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, हट गया है। ऐसा होने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन पर सूक्ष्म धनावेश आ गया और क्लोरीन पर ऋणावेश आ गया, और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अणु है वो एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगा। तो ये होता है वास्तव में विद्युत द्विध्रुव। इसी तरह से और भी जो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उनके भी, सबके नहीं, कुछ जो है यौगिकों के जो अणु हैं वो विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। अब इससे संबंधित एक और नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? ये विद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित है। ये एक एक्चुअल में क्या है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका परिमाण ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा को आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दें तो हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। इसको मैंने लिख रखा है, देखिए, ये एक सदिश राशि है, इसका परिमाण द्विध्रुव के एक आवेश की मात्रा को आवेशों के बीच की दूरी से
दूरी से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्योंकि एक सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा बताना भी बहुत जरूरी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ली जाती है। तो देखिए चित्र में -q और +q, ये आवेश परस्पर 2a दूरी पर रखे गए हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान तो ये हो गया P बराबर Q गुणा आवेशों के बीच की दूरी, और दिशा इसकी जो है देखिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी, और इसका मात्रक जो है वो क्या होगा, देखिए Q गुणा दूरी ही तो है तो कूलाम्ब और मीटर, कूलाम्ब मीटर जो है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाता है। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आइए समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें हम विभिन्न बिंदु लेंगे। नंबर 1 है, पहले ले रहे हैं जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। यहां पर देखिए चित्र बनाइए। पहले -q आवेश लिया, +q आवेश लिया, इसके बीच की दूरी 2a ले ली हमने। ये बिंदु ये है, ये b है, इसका लंब समद्विभाजक लिया, मतलब इसका बिंदु मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, और इस मध्य बिंदु से इसके अक्ष पर स्थित कोई हम बिंदु C लेते हैं और इस के मध्य बिंदु से दूरी जो है C बिंदु की दूरी r ले लेते हैं। C बिंदु जो है वो इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। अब इस अक्ष पर स्थित बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, निकालेंगे और उसकी दिशा को देखेंगे। उसी तरह से ऋण आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसकी दिशा को देखेंगे। तो आइए देखिए, दिशा देखने के लिए हम यहां पर एक इकाई धनावेश रखते हैं। अब इस +q आवेश के कारण ये इकाई धनावेश प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अतः ये धनावेश किस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो होगा ये दिशा बी से C की तरफ, और ये हो जाएगी हमारी EB। धनात्मक आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB की दिशा जो होगी वो B से C की ओर होगी। अब ये ऋणात्मक आवेश जो है इस धनावेश को, इकाई धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षण का बल लगाएगा, अतः इसके कारण ऋणावेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो C से B की ओर होगी। ये हो गया EA। अब ये दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत है ना। विद्युत क्षेत्र जो है EA और EB एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते समय हम इनको आपस में घटा देंगे। तो इनका मान निकालते हैं। आवेश +q के कारण बिंदु C पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता EB, केवल हम क्या लिख रहे हैं, उसका परिमाण लिख रहे हैं, दिशा हम बता देंगे, लिख देंगे। तो इसका हो जाएगा KQ बटे, और इस प्लस Q और C बिंदु तक की दूरी, ये दूरी जो है ये क्या हो जाएगी, देखिए R दूरी इसके केंद्र से है, द्विध्रुव के केंद्र से C बिंदु R दूरी पर है, और ये दूरी OB दूरी जो है वो A के बराबर है। तो ये दूरी जो हो जाएगी प्लस Q आवेश से C तक की R माइनस A हो जाएगी ये। तो ये हो जाएगा R माइनस A का वर्ग। तो ये सूत्र वही है, कौन सा, यानी जो बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश अपने से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करता है, वो सूत्र हमने लगाया है। E बराबर होता है KQ बटे R स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हमने EB का मान ज्ञात किया, और इसकी दिशा लिख दीजिए। दिशा जो है वो B से C की ओर, B से C की ओर, B से C की ओर। आवेश माइनस Q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर हो जाएगा KQ बटे, इस बिंदु से C तक की दूरी R प्लस A हो जाएगी। ये देखिए ये दूरी A और जुड़ जाएगी, इतनी दूरी इसमें R ये हुआ, ये हुआ। तो इस तरह से ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी, C से B की ओर, C से B की ओर। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा EB माइनस EA। देखिए EB का मान EA से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये धनावेश बिंदु C के नजदीक है। इसकी तुलना में, इस ऋणात्मक आवेश की तुलना में धनात्मक आवेश बिंदु C से नजदीक होने की वजह से EB का मान जो है बड़ा है EA के मान से। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में रहेगी जिस दिशा में EB लग रही है, और हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं, है ना। तो मान रखिए यहाँ पर KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम KQ कॉमन ले लें तो मिलता है हमें 1/R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ये तो इस तरह से इसको हल करते हैं। E बराबर हो जाएगा KQ, लघुत्तम हुआ R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। तो KQ इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, देखिए माइनस साइन है इसके पहले, इसका होल स्क्वायर भी कर रहे हैं और चिन्ह भी बदल रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होने की वजह से अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे। तो स्क्वायर पहले कर रहे हैं, चिन्ह बाद में बदल रहे हैं। तो हम साथ साथ ये काम कर सकते हैं, R स्क्वायर और प्लस का A स्क्वायर आएगा तो माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2RA आएगा तो इस माइनस की वजह से वो हो जाएगा प्लस 2RA। ये आया, देखिए नीचे गुणा करें R माइनस A R प्लस A, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर भी लगा हुआ। तो देखिए ये यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, तो KQ इंटू 4RA बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये E का मान है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 2K अलग कर लिया, Q इंटू 2A लिखा,
और आर लिख दिया बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2A का जो होता है वो P के बराबर होता है। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, परिमाण है। तो ये हो जाएगा 2kP इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर आया। अब K का मान भी रख देते हैं। K क्या है? K का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान है, क्योंकि ये आवेश जो है कहाँ लिए गए हैं? वायु या निर्वात में लिए गए हैं, रखे हैं। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा 2pr बटे इसका मान K का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक तो सूत्र ये आ जाता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि R A की तुलना में काफ़ी बड़ा है। ये तो जो है आवेशों के बीच की दूरी का आधा है ना? और वैसे भी सूक्ष्म दूरी ली जाती है आवेशों के बीच की। तो इस तरह से सिंस जो है R जो है बड़ा है A से, तो आर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा, है ना? आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। अतः हम ए स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो हमारा सूत्र बनेगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो बन जाएगा E बराबर हो जाएगा 2pr बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसको छोड़ दिया और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो आर की घात 4 आ गया। अब ये वाला आर इसको घात बढ़ देगा तो ये 3 घात आने लगेगी। तो ई का मान आ गया 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ये आ गया। अब हम दूसरा फार्मूला डिस्कस करते हैं, जिसमें कि बिंदु जो है इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा। यह है ई एक्सिस का मान है, ई एक्सिस, ई अक्ष मान है 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डी पॉइंट, जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित हो। चित्र बनाइए इसके लिए। देखिए ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी, इसका लंब समद्विभाजक, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। ये हो गया। इसी को हम निरक्षीय रेखा कहते हैं, और इसी पर हमने एक बिंदु सी ले लिया है जो कि ओ से आर दूरी पर है। अब ए को सी से मिला दिया और सी को बी से भी मिला दिया। अब बिंदु सी पर देखिए तरीका वही रहेगा। पहले हम धनावेश की वजह से बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें, और उसी तरह से बिंदु ए पर रखे ऋणावेश की के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, और उसके बाद जो है हम उसका परिणामी मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लस का एक इकाई धनावेश रखा, तो ये धनावेश ये धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस इकाई धनावेश पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इस दिशा में लगेगा, और ये हो जाएगी हमारी ई बी की दिशा, और ये धनावेश इस ऋणावेश की तरफ आकर्षित होगा, इसलिए जो है ई ए की दिशा ये हो गई ई ए। ये मान लिया कोण थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। और यहाँ पर देखिए ये दूरी ए है, ये आर है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दूरी हो गई। और जैसा कि हमें मालूम है कि ए सी जो है दूरी
उतनी है जितना कि BC है, बराबर है √r² + a²। अब EA और EB का जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ C से जाती हुई AB के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं DC, ठीक है। AB के समांतर जो है DC रेखा खींची है। तो पहले तो हम अब आइए EB का मान निकालते हैं। आवेश प्लस Q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर हो जाएगा KQ/BC का वर्ग। BC का मान ये है, वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो ये हो गया KQ/r² + a²। इसी तरह से आवेश -Q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर हो जाएगी KQ/AC का वर्ग। ये हो जाएगा KQ/AC का मान भी उतना ही है जितना कि BC का है, और वर्ग करिए तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, r² + a²। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि EB का मान EA के बराबर है। अब दिशाएं इनकी विपरीत हैं। विपरीत क्या है, अलग अलग हैं। तो अब इसका परिणामी याद करना है, या तो EA और EB के बीच का कोण पता हो तो हम इसका निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका है और वो भी बहुत आसान है। देखिए ये BC रेखा जो है AB के समांतर है, तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता EB को दो भागों में वियोजित करेंगे। एक तो भाग जो होगा वो इसके जो है AB के समांतर होगा, या कहें CD के समांतर होगा, और दूसरा जो होगा वो CD के लंब होगा। तो ये कोण देखिए थीटा है, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला इसका संगत कोण होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये कोण भी थीटा ही होगा। उसी तरह से ये रेखा CD जो है AB के समांतर है, तो ये कोण इसका एकांतर कोण होगा। अब हम EA और EB को दो आयताकार घटकों में वियोजित करते हैं। आयताकार घटक का मतलब ऐसे घटक जो एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो EA का घटक जो है CD के अनुदिश, यानी समांतर घटक जो है EA का, वो हो जाएगा EA cos थीटा। उसी तरह से EB का समांतर घटक भी इधर ही आएगा, वो हो जाएगा EB cos थीटा। EA का लंबवत घटक इधर आएगा, वो हो जाएगा EA sin थीटा, और EB का लंबवत घटक इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा EA sin थीटा। अब जैसा कि देख रहे होंगे, EA sin थीटा, EB sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, और EA और EB का मान तो बराबर है। अतः ये दो घटक जो हैं, कौन से घटक, जो कि लंबवत घटक है, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे एक दूसरे को। अतः हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन समांतर घटकों को जोड़ करके प्राप्त होगी, क्योंकि ये समांतर घटक जो हैं वो एक ही दिशा में लग रहे हैं। इस बात को लिख देते हैं। EA तथा EB के लंबवत घटक EA sin थीटा तथा क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः ये sin थीटा तथा EB sin थीटा एक दूसरे
ये विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कैंसिल कर देंगे। EA और EB के समांतर घटक EA क्रमशः EA cos थीटा तथा EB cos थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर हो जाएगा EA प्लस EB, जोड़ दिया। और EA EB क्या cos थीटा घटक जोड़ेंगे ना, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, दोनों के समांतर घटक जोड़ करके हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। लंबवत घटक तो कैंसिल हो गए हैं, तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो रहेगा नहीं। अब हमें ऐसा भी मालूम है कि EA और EB जो है के परिमाण बराबर हैं, तो हम EB की जगह भी EA लिख सकते हैं। तो EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा, तो ये हो गया 2EA cos थीटा, ई का मान हो गया। अब हम EA का और cos थीटा का मान रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सदिश राशियां हैं, इसलिए हमने इसको इनको आयताकार घटकों में वियोजित किया है। यदि ये अदिश राशि होती तो वियोजित नहीं कर सकते थे। तो E बराबर आ गया E2EA cos थीटा। तो EA का मान आया था KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा का मान चित्र से देखिए, इस त्रिभुज में cos थीटा जो है वो आधार बटे कर्ण A बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं A बटे अंडर रूट का मतलब होता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1 बटे 2। तो cos थीटा का मान है A बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1 बटे 2। तो इस तरह से A गुणा Q इंटू 2A हमने लिखा बटे इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 बटे 2 है, तो 1 प्लस 1 बटे 2 मतलब 3 बटे 2 हो जाएगी। नीचे घात R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3 बटे 2, ये E का मान हो गया। और Q इंटू 2A क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, तो ये हो गया P बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3 बटे 2। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो E का ये एक मान प्राप्त हो गया। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो गई। यहाँ पर हम K का मान रख दें, है ना। तो K का मान जब रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3 बटे 2, ये आया सूत्र। ये तो अभी K का मान नहीं रखा, देखिए यहाँ पर K का मान रख दिया जब हमने, तो ये फाइनल रिजल्ट आया है बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। जैसा कि मैंने इससे पहले कुछ अप्रोक्सीमेशन दिया था, वैसे यहाँ भी लेंगे, है ना। क्या लिया था कि R बड़ा है A से, तो R स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर की तुलना में, इसलिए A स्क्वायर को छोड़ देंगे। A स्क्वायर को छोड़ने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P बटे, देखिए ये आर स्क्वायर है ना, यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की घात जब हम 3/2 लगाएंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें आर क्यूब। तो ये जो है हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त होता है, और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति में है, निरह में दे दिया। देखिए अक्ष वाला ये मान है और निरक्ष वाला ये मान है, तो अब इनमें अनुपात भी निकाल लेते हैं। देखिए तो ई अक्ष बटे ई निरक्ष बराबर हो जाएगा 2p बटे 4πε0 r क्यूब बटे p बटे 4πε0 r क्यूब। तो p से p कटा, 4π r क्यूब से 4π r क्यूब कट गया, तो इस तरह से ये आया 2/1। तो मतलब क्या हुआ कि अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु जो है स्थित है, तो वहां पर निरक्षीय अक्ष पर स्थित बिंदु की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, या कहें दोगुनी होती है। बस दूरी समान होनी चाहिए। जितनी दूर पर बिंदु जो है अक्षीय स्थिति में लिया गया है, ठीक उतनी ही दूरी पर बिंदु निरक्षीय स्थिति में लें तो अक्षीय स्थिति में जो बिंदु होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होगी। ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये बिंदु जो थे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर थे या निरक्षीय रेखा पर थे। अब हम लेते हैं एक जनरल पॉइंट, जब बिंदु क्या कहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई बिंदु सी जब कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव से कहीं भी स्थित हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु सी आर थीटा विद्युत द्विध्रुव से के पास कहीं भी स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव के पास कहीं स्थित है, मतलब आपको एक जनरल पॉइंट लेना है और ये पॉइंट जो है न तो उसके अक्षीय स्थिति में होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव के, न ही उसकी निरक्षीय रेखा पर होना चाहिए। देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, -q + q, ए बिंदु है, बी बिंदु है और इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा खींच रहे हैं हम। देखिए ये बिंदु यहां पर सी है और ओ से इसकी दूरी r है और कोण जो है वो थीटा, इसलिए सी को r थीटा कहा गया है। इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट करते हैं सी बिंदु के। अब बिंदु सी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो इसके लिए हम अपने इस विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P को दो आयताकार घटकों में विभाजित करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसको दो
आयताकार घटकों में वियोजित करने पर OC के अनुदिश घटक जो होगा, अनुदिश घटक, ये P है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ P एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका घटक OC की दिशा में हो जाएगा P cos थीटा, है ना, P cos थीटा। और इसका लंबवत घटक OC के लंबवत, तो OC के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, ये हो गया, और ये हमारा, इसको हम लिखते हैं A1 B1, है ना, इसको लिखते हैं A2 B2। तो OC के अनुदिश घटक क्या होगा, P cos थीटा, तथा OC के लंबवत घटक जो होगा वो होगा P sin थीटा। इसके अनुदिश ये हो जाएगा P sin थीटा। अतः हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव AB है वो अब दो द्विध्रुवों में वियोजित हो गया है। एक द्विध्रुव का नाम है A1 B1, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, और दूसरा जो द्विध्रुव है वो A2 B2 है, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। तो A1 B1 द्विध्रुव, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, के लिए बिंदु C जो है अक्ष पर स्थित है, और दूसरा जो द्विध्रुव है A2 B2, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है, उसके लिए बिंदु C जो है वो निरक्षीय रेखा पर स्थित है। तो इस तरह से अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये बात लिख देते हैं, द्विध्रुव A1 B1, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, इसके लिए बिंदु C जो है अक्षीय रेखा पर स्थित है। अतः इसके कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A1 B1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या हो जाएगी, इसको हम E1 लिख रहे हैं, E1 बराबर हो जाएगी 2kP cos थीटा बटे दूरी R है, R की बीम ने K का मान नहीं रखा है। और जब हमने अक्षीय रेखा पर एक जो बिंदु लिया था C, वहां पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो किसकी दिशा में थी, P की ही दिशा में थी। जो दिशा P की थी वही C बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा थी, जब ये C बिंदु जो है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि E1 की दिशा जो है वो यही होगी। अब E2 कैसे आएगा, द्विध्रुव A2 B2, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P
पी साइन थीटा है, इसके लिए बिंदु सी जो है निरक्षीय रेखा पर स्थित है, अतः इसके कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इसको हम ले रहे हैं, बराबर हो जाएगा के पी साइन थीटा बटे आर क्यूब। और जब हमने इससे पहले बिंदु सी जो है निरक्षीय स्थिति में लिया था, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी वो पी के विपरीत दिशा में आई थी। पी की दिशा ये है, ऐसे है, तो यहाँ पर सी बिंदु पर E2 की दिशा इससे विपरीत, समांतर तो होगी इसके, लेकिन इससे विपरीत दिशा में होगी। ये हो गई E2 की दिशा। अब E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनका परिणामी मान पता करते हैं। तो परिणामी मान पता करने के लिए हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यहाँ पर ये बनाया, ये, और ये हो गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और ये E1 के साथ अल्फा कोण बना रहे हैं। तो E1 और E2 क्या है, एक दूसरे पर लंब हैं, अतः इसका परिणामी मान ज्ञात करते हैं। और इसका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए हम सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम लगा सकते हैं, और वही लगा भी रहे हैं। तो E बराबर हो जाएगा वर्गमूल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का मान क्या है, 2 के पी कॉस थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये बाकी जो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, भाई ऐसा पूरा यदि लिखे हैं हम तो क्या होगा, 2E1 E2 कॉस थीटा। और यहाँ पर मतलब थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण है, और वो 90 डिग्री है। तो ये टर्म जो है शून्य हो जाएगा, हट जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो हम उनका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ग होकर के 2kp बटे आर क्यूब का वर्ग कॉमन हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी इसको 2 को बाहर कर देते हैं, kp बटे आर क्यूब, क्योंकि kp बटे आर क्यूब यहाँ भी है, kp बटे आर क्यूब यहाँ भी है ना। तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा kp बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो kp बटे आर क्यूब का होल स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये होल स्क्वायर हट जाएगा और हमें मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, kp बटे आर क्यूब बाहर आ गया और वर्गमूल के अंदर रहेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा को बदल देंगे, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो के पी बटे आर क्यूब वर्गमूल 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की थीटा की जगह पर हमने लिख दिया 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से हट जाएगा और हमें मिलेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान रख सकते हैं इसका के का मान रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब बिंदु जो है द्विध्रुव के किसी स्थान पर स्थित हो। हालांकि अक्षीय स्थिति पे भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्षीय स्थिति पर यदि ये बिंदु ले जाएं सी को यदि अक्षीय स्थिति पे ले जाएं तो ये थीटा का मान हो जाएगा 0, और यहाँ पर कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 3 प्लस 1 यानी 4 आने लगेगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2p आने लगेगा, और 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ पर होती है, अक्ष पर होती है। इसी तरह से यदि ये बिंदु सी जो है इसके द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हो तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और cos 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 cos स्क्वायर थीटा का मान 0 हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर केवल 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है। मतलब वही फार्मूला हमें प्राप्त हो गया जो निरक्षीय स्थिति में हमने प्राप्त किया था। तो इस जनरल फार्मूले से हम कोई भी बिंदु कहीं पर भी स्थित हो, चाहे वो अक्षीय रेखा पर स्थित हो, चाहे निरक्षीय रेखा पर स्थित हो, या कोई जनरल बिंदु हो, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं के लिए। अब हम इसकी दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, दिशा ज्ञात करने के लिए हम, ये हो जाएगा हमारा E2, ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा। अब हम इसके लिए इधर वाला मिटा देते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र E की दिशा, ये जो हमारा E है इसकी दिशा निकालनी है तो tan अल्फा से निकालेंगे। tan अल्फा बराबर हो जाएगा E2 लंब बटे आधार E1। E2 और E1 का मान यहां पर रख देंगे। E2 का मान है KP साइन थीटा बटे आर क्यूब, और E1 का मान है 2KP कॉस थीटा बटे आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, K से K कट गया, P से P कट गया। अब हमें मिलता है 1/2 आ गया, तो इस तरह से 1/2 tan थीटा आ गया। tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। थीटा क्या है, ओसी जो है वो पी के साथ जो कोण बना रही है, ओसी रेखा जो है वो पी के साथ जो कोण बना रही वो है थीटा में, ये थीटा। तो इस तरह से अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो गई। मतलब ये E1 के साथ कितना कोण बना रही है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमें पता लग गया। तो इस तरह से हमने विद्युत द्विध्रुव के निकट स्थित विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला निकाले। अब हम अपने अगले वीडियो में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वो होगा कि जब इस विद्युत द्विध्रुव को एक समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, और हम इस विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था, संतुलन की अवस्था को डिस्कस करेंगे कि किस स्थिति में हमारा विद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में होगा, साम्यावस्था की में होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अपने दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करिए और खुद भी लाइक करिए, और दूसरों को भी सजेस्ट करिए कि वो भी लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए। और आप देखेंगे कि हम लगातार धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे
और जब आप पूरा सिलेबस A to Z हमारे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा।